नमस्कार और स्वागत है आप सबका अध्याय 11 विद्रोही और राज 1857 के आंदोलन और उसके व्याख्यान के तीसरे और अंतिम सत्र में। हमने पिछले दो सत्रों में देखा कि 1857 के विद्रोह का ढर्रा किस तरह से था। संचार के माध्यम, विद्रोह की बनावट और साक्ष्यों का आधार, नेतृत्व और संगठन, अफवाहों और भविष्यवाणियां, अवध के विद्रोह और तालुकदारों और सैनिकों पर उसके प्रभाव पर हमने चर्चा की थी। और आज हम देखेंगे कि विद्रोही क्या चाहते थे, एकता की परिकल्पना क्या थी, उन्होंने किस प्रकार वैकल्पिक सत्ता की तलाश की और अंग्रेजों ने क्या दमनकारी नीति की। और इसके साथ साथ विद्रोह को जानने के स्रोत और विद्रोह की छवियों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, विद्रोही क्या चाहते थे। 1857 के विद्रोह में विभिन्न वर्गों ने भाग लिया था। उनके निहित स्वार्थ, उद्देश्य अलग अलग थे। अगर हम सैनिकों की बात करें तो 1857 के विद्रोह को शुरू करने वाले विभिन्न सैनिक छावनियों के सिपाही थे। सिपाही अपने धर्म और भावनाओं की रक्षा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से बिल्कुल मना कर दिया। किसान, जमींदार, तालुकदार और जोतेदार आदि समाज के सभी वर्गों के लोग भू राजस्व कम कराना चाहते थे। अपनी जमीन पर अधिकतम तालुके में प्राचीन स्वेच्छा से स्थानीय लोगों से तालुक और जोतेदार भूमि व्यवस्था और लगान आदि की वसूली में उदारता चाहते थे। सामान्य लोग, व्यापारी और साहूकार क्या चाहते थे? सामान्य लोग अपने पैतृक व्यवसायों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। व्यापारी आंतरिक और बाहरी व्यापार में छूट और कंपनी के व्यापारियों और सौदागरों की तरह अपने हित के लिए समान चुंगी, भाड़े और स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट चाहते थे। और अगर हम रूढ़िवादी देखें, रूढ़िवादी हिंदू और मुसलमान पूर्णतः ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर नियंत्रण चाहते थे। वे पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के विरुद्ध थे। वे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह पर लगे प्रतिबंध आदि में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और अगर हम एकता की परिकल्पना की बात करें तो वह क्या थी? 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ सभी तबकों को आने को कहा गया था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमार या नवाबों की तरफ से की गई थी और उनके नाम से जारी की गई थी। इसमें हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया था। इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का फायदा और नुकसान बराबर था। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुसलमान अतीत की ओर संकेत किया गया था, पर इसके साथ उत्पीड़न के प्रतीक क्या थे और उस उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ क्या प्रदर्शन किया गया था? विद्रोहियों ने ब्रिटिश राज्य से संबंधित हर चीज को पूरी तरह से खारिज किया। देसी रियासतों पर कब्जा किए जाने की निंदा की गई। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अगर अंग्रेजों का भरोसा उन पर नहीं है तो उन्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। लोग इस बात से भी नाराज थे कि अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था लागू करके छोटे बड़े भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर जमीन हड़प ली थी। विदेशी व्यापार ने दस्तकार और बुनकरों को तबाह कर दिया था। फिरंगियों ने भारतीयों की जीवन शैली को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। विद्रोही घोषणाओं में इस बात का डर दिखता था कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। इसी डर के कारण लोग अफवाहों पर भरोसा करने लगे थे। लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि वह इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। इससे पता चलता है कि विद्रोही उत्पीड़न के खिलाफ थे। चलिए देखते हैं वैकल्पिक सत्ता की तलाश किस प्रकार की गई थी। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया था। यह विद्रोही अंग्रेजों से पहले की दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई। भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन का इंतजाम भी किया गया। लूटपाट बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई।
इतने सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। विद्रोहियों द्वारा स्थापित किए गए शासन संरचना का पहला उद्देश्य था कि युद्ध की जरूरतों को पूरा किया जाए। यह शासन संरचना अधिक दिनों तक अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और हुआ क्या कि अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई। अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन यह आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए नए कानून पारित कर दिए गए। मई-जून 1857 में पारित कानून के जरिए पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ के तहत फौजी अफसरों को तथा आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनके सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। मार्शल लॉ लागू होने के बाद सामान्य कानून की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। अंग्रेजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है और वो थी सजाए मौत। नए कानूनों के द्वारा तथा ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम किया। अंग्रेजों ने दो तरफा हमला बोला, एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ हमला हुआ। दिल्ली में कब्जे की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन सितंबर के आखिर में जाकर अंग्रेज दिल्ली को अपने कब्जे में ले पाए। दोनों तरफ से हमले हुए, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विद्रोही दिल्ली को बचाने के लिए आ चुके थे, बल्कि गांव के आम लोग भी विद्रोहियों के साथ शामिल हो गए। लंबी लड़ाई के बाद 1858 के मार्च में अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के काश्तकारों तथा बड़े भूस्वामियों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। ऐसे में अंग्रेजों ने उनकी एकता को तोड़ने के लिए जमींदारों को यह लालच दिया कि उन्हें उनकी जागीर लौटा दी जाएगी और विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। चलिए देखते हैं विद्रोह को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत मिले हैं। विद्रोहियों की सोच को समझने के लिए दस्तावेज काफी कम है। विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं, नेताओं के पत्र, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों को ध्यान में रखकर ही विद्रोहों की कार्यवाहियों पर चर्चा करते हैं, जबकि अंग्रेजों के दस्तावेजों में अंग्रेजों की सोच का पता चलता है। सरकारी ब्यूरो की भी कोई कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, अपनी डायरियों, आत्मकथा और सरकारी इतिहासों में अपने विवरण दर्ज कर गए हैं। असंख्य रिपोर्ट्स, नोट्स, परिस्थितियों के आंकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये का पता चला सकते हैं। इन दस्तावेजों से हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों की समझ और उनकी सोच का पता चलता है। ब्रिटिश अखबारों में तथा पत्रिकाओं में विद्रोह की घटनाओं को इस प्रकार से छापा जाता था कि वहां के नागरिकों में प्रतिशोध एवं सबक सीखने की भावना पनपती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई कई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करती हैं, मतलब महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। और पहला उदाहरण हम शुरू कर रहे हैं रक्षकों का अभिनंदन से। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को चुन चुनकर मारा जा रहा था। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं नजर आ रही थी। अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया जा रहा था। उदाहरण के तौर पर 1859 में थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीज ऑफ लखनऊ। जब विद्रोहियों की टुकड़ी ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया, ऐसे समय में लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और सुरक्षित रेजिडेंसी में जाकर पनाह ले ली। लेकिन बाद में हेनरी लॉरेंस को मार दिया गया, लेकिन रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑटरम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती प्रदान की। 20 दिन बाद अंग्रेजों का नया कमांडर
कैंपबेल भारी तादाद में सेना को लेकर वहां पहुंचा। उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। दूसरे चित्र में अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा पर हम चर्चा करेंगे। चित्र का नाम है द मेमोरियल। चित्रकारों ने भी सदमे और दुख की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नॉटल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद यह चित्र इन मेमोरियल बनाया। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे बिल्कुल लाचार और मासूम दिखाई दे रहे हैं। इसमें भीषण हिंसा नहीं दिख रही, पर उसकी तरफ एक इशारा है। अगला उदाहरण देखते हैं, मिस व्हीलर। कुछ अन्य चित्रों में औरतें अलग अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आ रही हैं। इन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है, जहां 4 आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगला उदाहरण है प्रतिशोध और सबक से, जिसका एक खास उदाहरण है चित्र जस्टिस। न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि दिखाई दे रही है, जिसके एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण, जिसका शीर्षक रहा दहशत का प्रदर्शन, और चित्र का नाम था एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात से भी पता लगती है कि किस प्रकार तथा कितने निर्मम तरीके से विद्रोहियों को मौत के घाट उतारा गया। कुछ को तोप की मुहानों पर बांधकर उड़ा दिया गया और कुछ को फांसी से लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। अगला उदाहरण, दया के लिए कोई जगह नहीं, और उदाहरण है द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। इस समय गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल की जा सकती है। उस पर व्यंग करते हुए ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में एक कार्टून प्रकाशित किया गया, जिसमें कैनिंग को एक भव्य पर नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है, जो अभी भी तलवार और कटार लिए हुए है। अगला उदाहरण राष्ट्रवादी दृश्य कल्पनाओं पर आधारित है। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की यादों को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश के लिए लड़े थे। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ उत्तेजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में घोड़े की रास लिए मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ने वाली और उनकी वीरता का गौरव गान करते हुए रानी लक्ष्मीबाई पर कविताएं लिखी गई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। रानी झांसी को एक शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था, जो दुश्मनों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। चलिए इसी के साथ एक बार करते हैं पुनरावृत्ति। 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन विद्रोह का परिणाम था। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि इसका आरंभ सैनिकों के विद्रोह द्वारा हुआ था, लेकिन यह कंपनी के प्रशासन से असंतुष्ट और विदेशी शासन को नापसंद करने वालों की शिकायतों व समस्याओं की सम्मिलित अभिव्यक्ति थी। चलिए अब करते हैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा जारी की गई घोषणाओं में एकता की झलक किस प्रकार मिलती है? दूसरा प्रश्न, विद्रोही अंग्रेजों से पहले की दुनिया को पुनर्स्थापित क्यों करना चाहते थे? तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को कुचलने का प्रयास किस प्रकार किया गया?
चौथा प्रश्न, 1857 के विद्रोह के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न, अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई कई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करती हैं, स्पष्ट कीजिए। अब इन प्रश्नों के साथ समय है कुछ गतिविधियों का। चलिए करते हैं कुछ गतिविधियां आप सबके साथ। पहली गतिविधि, 1857 के विद्रोह पर एक कंसेप्ट मैप बनाइए। गतिविधि नंबर 2, छोटी सी वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए जो कि 1857 के विद्रोह पर आधारित हो। तीसरी गतिविधि, 1857 के विद्रोहियों को चित्रों और उनके नाम के साथ स्पष्ट कीजिए। चौथी गतिविधि, आप 1857 के विद्रोह के सबसे पसंदीदा नेतृत्व पर 4 पंक्तियों की एक कविता लिखिए। इसके साथ ही हम आपके इस अध्याय के अंत में आ गए हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विषय पर वृत्त चित्र और वीडियो देखिए, स्रोत आधारित प्रश्नों को कीजिए, मानचित्र का अभ्यास कीजिए, पाठ्य पुस्तक पढ़िए, प्रश्न बैंक तैयार कीजिए और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लीजिए। सो आप सभी को इसी के साथ शुभकामनाएं और धन्यवाद और नमस्कार।